हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने क्रिस्टल लैटाइस के बारे में पढ़ा था और क्रिस्टल लैटाइस की एंथैल्पी के बारे में भी पढ़ा था, मतलब कि लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, तो हमने आयनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा और कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में भी पढ़ा, और एक जो नया बॉन्ड था जो दोनों लोन पेयर दे के बनता है जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ा। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें ज़्यादातर कोवेलेंट के लिए ही पढ़ना है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं इन डिफरेंट बॉन्ड यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड पैरामीटर्स। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड पैरामीटर्स की बात करूँ तो फर्स्ट इज बॉन्ड लेंथ, पहली है बॉन्ड लेंथ। सेकंड इज बॉन्ड एंगल। थर्ड is bond order and fourth is for bond length, bond angle, bond enthalpy, bond enthalpy भी बोल सकते हो और इसको bond energy भी बोल सकते हो। ठीक है, so these are some parameters from this from which we can characterize any type of covalent bond। okay, तो पहला जो है बॉन्ड लेंथ, उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? सो नॉर्मल अगर मानो कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, अगर मान लो कि सिमिलर एटम है, एटम्स, मोलिक्यूल, होमोन्यूक्लियस मोलिक्यूल बोला था ना मैंने, वैसा ही जैसे कि Cl2 है, तो यहाँ पे एक Cl का एटम है और यहाँ पे एक Cl का एटम है, दोनों का ये न्यूक्लियस है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे हम? बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियस से लेके ये न्यूक्लियस तक, ये भी Cl है और ये भी Cl है और ये Cl2 का मोलिक्यूल है। इट इज़ अ होमोन्यूक्लियस मोलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ सेम एटम्स इन अ मोलिक्यूल is called bond length। ठीक है, इसकी अगर मान लो 198 पिकोमीटर है, तो अगर मुझे रेडियस फाइंड करनी है तो क्या करूँगा? 198 पिकोमीटर बाई 2 विच इज़ 99 पिकोमीटर। तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक क्लोरीन के एटम की रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हम कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इसे बोल सकते हैं कि लेंथ है, ये कोवेलेंट बॉन्ड की लेंथ है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो Cl2 है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे मॉलिक्यूल भी बन सकते हैं, जैसे कि HCl। HCl में क्या होगा? तो HCl में वन टाइप ऑफ कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड ही बनता है। ठीक है, एक कैटायन और एक एनायन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड भी बन सकता है। अगर मान लो कि ये ऐसे बनेगा कुछ, ये H है और ये Cl है, जैसे तो दोनों के कैरेक्टर होते हैं, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे वो ये। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा तो स्लाइटली हमको क्या करना पड़ेगा? ओवरलैपिंग बतानी पड़ेगी, क्योंकि ओवरलैप होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है वो क्या बोली जाएगी? बॉन्ड लेंथ बोली जाएगी। लेकिन इसको कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि दोनों एटम तो डिफरेंट है, दिस बोथ एटम्स आर डिफरेंट इन साइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस, मतलब कि हमको क्या करना पड़ेगा? D इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू R, अगर H प्लस RCl, अगर ये H है तो ये Cl है, क्योंकि साइज Cl की बड़ी होगी, तो ऐसे करना पड़ेगा।
इन केस ऑफ डिफरेंट हेट्रोन्यूक्लियस एटम मोलिक्यूल बोल सकते हैं, जहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस हैं, ठीक है। ओके, अगर आयनिक बॉन्ड लेंथ की बात करूँ मैं, आयनिक बॉन्ड लेंथ, तो आपको मालूम है कि कैटायन छोटा होता है, तो अगर मान लो कि कैटायन की साइज़ इतनी है तो एनायन की साइज़ कितनी होगी, बड़ी होगी। तो कैटायन और एनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे आयनिक फोर्स से, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये अगर मान लो कि ये जो है वो कैटायन है C+, और ये एनायन है A-, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो क्या बोला जाएगा, बॉन्ड लेंथ बोली जाएगी। ओके, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमको कैटायन और एनायन की रेडियस ही चाहिए, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। अगर यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी हो तो द डिस्टेंस बिटवीन the nucleus of cation and anion in a molecule is called ionic bond length। ओके, आयनिक बॉन्ड लेंथ थोड़ी डिफरेंट होती है। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ है, अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ, वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी इसमें, और इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसके अंदर ओवरलैपिंग है, देखो यहाँ पे एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैंने ये चीज़ आपको बताई हुई है चैप्टर नंबर 3 के अंदर, रेडियस की बात हम जब कर रहे थे बॉन्डेड स्टेट के अंदर, तब मैंने ये बताई थी। देन लास्ट इज वैन डर वाल बॉन्ड लेंथ, ठीक है। वैन डर वाल फोर्स जो है, इट इज ए वन टाइप ऑफ वीक फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स है, इसीलिए बॉन्ड भी क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड है। इट इज बिटवीन टू मोलिक्यूल्स, दो मोलिक्यूल्स के बीच में होगा, ठीक है, या फिर नोबल गैसेस के बीच होता है जिसके अंदर कुछ होता नहीं है। अगर मान लो कि यहाँ पे एक Cl2 एटम है, यहाँ पे मान लो कि ये Cl और ये Cl ओवरलैप करके ये Cl2 एक एटम है, और यहाँ पे एक दूसरा Cl2 एटम है, मान लो कि यहाँ पे एक दूसरे के नज़दीक आ गए, ठीक है, ये दूसरा Cl2 एटम है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो कोवेलेंट रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या है, D कोवेलेंट रेडियस है, जो मैंने यहाँ पे बताया वो है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे इसको x ले लूँ, तो ये क्या है, वैन डर वाल रेडियस है, क्या है, वैन डर वाल रेडियस है, जो दो मोलिक्यूल के बीच होती है, ना कि दो एटम के बीच, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस of atoms of the surrounded molecules is called van der Waal bond length, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, ये दो न्यूक्लियस है, इन दोनों मोलिक्यूल के एक एक एटम के न्यूक्लियस है ना, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स ऑफ द सराउंडेड मोलिक्यूल्स, सराउंडिंग मोलिक्यूल्स होंगे, उसके जो एटम है उनके दो न्यूक्लियस के बीच जो भी डिस्टेंस, जो भी कुछ ज़्यादा ऐसा लगेगा नहीं, लेकिन स्लाइटली थोड़ा डिफरेंट, मतलब कि नज़दीक आ सकते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वही है ये वैन डर वाल्स फोर्स, ठीक है, क्लियर। जितना वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगा उतनी ही जो स्टेट होगी पर्टिकुलर सब्सटेंस की, मतलब कि जो भी सब्सटेंस होगा या फिर मैटर होगा, उसकी जो स्टेट होगी वो डिपेंड करेगी इंटरमोलिकुलर फोर्स पे। ज़्यादा मोलिकुलर फोर्स होगा तो वो सॉलिड होगा,
थोड़ा कम होगा तो लिक्विड, और थोड़ा सब कम होगा तो गैस होगा, ठीक है, वो इस पर डिपेंड करता है। इट इज़ वन टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो हमने 9th और 10th में बात की थी वही है ये, ठीक है। तो इतनी जो है वो इतनी सारी बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है, क्लियर, तो नोट करो ये। अब यहाँ पे अगर मानो कि कोवेलेंट बॉन्ड मैंने बताया था कि 3 टाइप के होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल, ठीक है। तो देखा गया कि कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ इट इज़ अराउंड 154 पिकोमीटर। वैरेज कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ होती है 134 पिकोमीटर्स। एंड वैरेज कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो रेडियस क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, 120 पिकोमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे एज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे बॉन्ड इंक्रीज हो रहे हैं, द डिस्टेंस ऑफ 2 एटम्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब कि अगर ऑर्डर यहाँ पे देखे, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो क्या होगा, पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा लेंथ वाला, उसके बाद आएगा डबल बॉन्ड, और लास्ट में सबसे कम लेंथ आएगी ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो चलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करूँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो इसका क्या ऑर्डर होगा, उसका पूरा उल्टा ऑर्डर होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे उतना 2 एटम के न्यूक्लियस अपने ज़्यादा नज़दीक आएंगे, इसलिए उनको तोड़ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सबसे स्ट्रांग होगा, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड में मेहनत करनी पड़ेगी, और ट्रिपल बॉन्ड में तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इतना नोट करो। अब ये जो हमारी थर्ड बॉन्ड पैरामीटर है, जिसे बॉन्ड एंगल बोलते हैं, उसकी बात करते हैं। बॉन्ड एंगल, व्हाट इज बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो कॉसल लुइस का जो कंसेप्ट था, मैंने आगे बोला था कि वो जियोमेट्री नहीं बताता, स्ट्रक्चर कौन सा है ये नहीं बताता, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर होगा, कैसा शेप होगा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, वो नहीं बताता था, ठीक है। लेकिन ये कोवेलेंट से पता चलेगा जब आगे हम पढ़ेंगे। तो बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होता है, अगर मान लो कि मैं मीथेन की बात करता हूँ, मीथेन की, तो मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो है 109.5 डिग्री, ठीक है। अगर मैं एमोनिया की बात करूं, इसके पास एक लोन पेयर होती है, ठीक है, तो 3 बॉन्ड बनाता है ये, तो ये जो है वो बॉन्ड एंगल होता है अराउंड 107.5 डिग्री का। और एक H2O ले लेते हैं, H2O में कुछ शेप ऐसा होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो 105.5 डिग्री का होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि बॉन्ड एंगल रिप्रेजेंटेशन किस में होता है, इट रिप्रेजेंट्स इन डिग्री, कई बार मिनट्स में भी होता है, लेकिन हम तो इसमें ही करेंगे, और सेकंड्स में भी होता है। क्या बताता है, इट इज यूज टू डिटरमाइन द शेप ऑफ मोलिक्यूल्स। शेप ऑफ मोलिक्यूल्स में पता चलेगा ये, क्यों, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी पहले वो मैं बता देता हूं। इट इज द एवरेज एंगल, इट इज द एवरेज एंगल, एवरेज एंगल ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग बॉन्ड पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम इन अ मोलिक्यूल।
कोई मॉलिक्यूल है जैसे कि ये मीथेन है, सेंट्रल एटम है यहाँ पे कार्बन, ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स किसे बोले जाएंगे, तो ये बॉन्ड पेयर हो गई, ये बॉन्ड पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड बनाएगी उस पेयर को क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर। जो ऐसे ही होगी ये, इसे क्या बोलेंगे, लोन पेयर। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होती है, ये और ये दोनों क्या बोलेंगे, लोन पेयर बोलेंगे इसको, जो कुछ करती नहीं, ऐसे ही बैठी रहती है। लेकिन ये जो है वो क्या है, ये है बॉन्ड पेयर। क्या है ये, बॉन्ड पेयर, ठीक है। इवन ये भी और ये भी और सभी जो है, जो बॉन्ड बनाई हुई है उसे बॉन्ड पेयर बोलेंगे। तो एवरेज एंगल जो होगा ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स होती है, ये जो बॉन्ड बनाती है यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी s ऑर्बिटल होगी, ये यहाँ पे sp3 होगा, तो इसकी भी कुछ ना कुछ ऑर्बिटल्स होगी जो बॉन्ड बनाएगी। तो ऑर्बिटल्स हैविंग बॉन्ड पेयर, उनके बीच ये जो बॉन्ड पेयर के बीच जो एंगल होता है, एवरेज एंगल, उसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 109.5 डिग्री है, यहाँ पे 107.5 डिग्री, पे 104.5 डिग्री है, ठीक है। कहीं कहीं बुक्सों में 107 ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ। तो ये एंगल पे हमें पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है ऑर्बिटल्स का सेंट्रल एटम के अराउंड, ठीक है। फ्रॉम बॉन्ड एंगल we can study how orbitals distributed लिखेंगे around central atom in a molecule। और ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा एक्सरे डिफ्रैक्शन से। ये सारी चीजें जो हैं, बॉन्ड एंगल बोल दो आप, या फिर ये बॉन्ड लेंथ बोल दो, ये बॉन्ड ऑर्डर बोल दो, या फिर बॉन्ड एंथैल्पी तो चलेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है। या फिर अगर बोल दो ये मेथड होगी, और एक जो दूसरी मेथड होगी स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये दो मेथड हैं टू डिटरमाइन, ऐसे देख नहीं सकते हम बॉन्ड एंगल को या बॉन्ड लेंथ को, ऐसे नहीं देख सकते, ठीक है। टू डिटरमाइन बॉन्ड पैरामीटर्स, कौन सी मेथड यूज होते हैं, ये दो, एक्सरे डिफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो बहुत ही पीएचडी लेवल पे आप जाओगे तब की बात है, अभी सिर्फ याद रखना है, ठीक है। तो ये हमको बताती है बॉन्ड एंगल की कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है एक दूसरे से, कितने एंगल पे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुए सेंट्रल एटम से, तो हमको शेप पता चलेगा, ठीक है। इसलिए बॉन्ड एंगल भी बहुत ही जरूरी पैरामीटर है, तो ये नोट करो। अब अगर हम पहले बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें, ठीक है, विच इज ऑफ थर्ड नंबर, बॉन्ड एंथैल्पी, अगेन विच इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो दो टाइप की होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी, जब कुछ ना कुछ बॉन्ड बनेगा तब एनर्जी जो निकलेगी, या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। लेकिन ये दोनों डेफिनेशन थोड़ी सी ही डिफरेंट होगी, लेकिन जो एनर्जी होगी ये वन टाइप ऑफ एनर्जी है, ये क्या है, वन टाइप ऑफ एनर्जी है, तो ये दोनों सेम ही होगी। कैसे, तो यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर मान लो एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कोवेलेंटली जुड़ गए और एक H2 बन गया, क्या बन गया, गैस, क्या बन गया, गैस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बिकॉज ऑफ ये अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल था, ये भी अनस्टेबल था, और दोनों ने क्या किया, कोवेलेंटली जुड़ गए, अब स्टेबल हो गए, तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो यहाँ की जो एनर्जी रिलीज होगी उसे डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। एंथैल्पी को कैसे डिनोट करते हैं, बताते हैं, डेल्टा एच से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, सिस्टम में से बाहर निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच होगी, मान लो कि -435 किलो जूल पर मोल होगी, एनर्जी है, तो उसका यूनिट जो है क्या होगा, किलो जूल पर मोल, या फिर ऐसे भी लिखते हैं बुक्स में, ऐसे लिखा होगा -1, ठीक है। तो ये जो है वो फॉर्मेशन हुआ, H2 का फॉर्मेशन हुआ,
यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड फॉर्म्ड, ओके। अगर मान लो ये H2 को तोड़ना है तो जितनी एनर्जी पहले सिस्टम से निकली थी उतनी ही एनर्जी हमको देनी पड़ेगी यहाँ पे। अब ये वापस से क्या हो गए, अनस्टेबल हो गए, क्योंकि ये पहले स्टेबल था तो अभी ऐसे तो नहीं रहेगा, उसको तोड़ने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो गए, एनर्जी गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 534 किलो जूल पर मोल। एनर्जी तो सेम रहेगी लेकिन ये क्या हो गई, ये डिसोसिएशन की है और ये आप पहले क्या थी, फॉर्मेशन की थी। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है। एनर्जी तो सेम ही रहेगी, जितनी पहले गई थी उतनी ही देनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आया, ओके, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी जो बताई वो इतनी, ये नियरली हो सकती है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, किलो जूल पर मोल, ठीक है, H2 के लिए, क्योंकि इनके बीच जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है। अगर मैं O2 की बात करूँ जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है अराउंड 498 किलो जूल पर मोल, ठीक है। वो कितनी होती है, 498 किलो जूल पर मोल। बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, स्ट्रॉन्गनेस बढ़ जाएगी। अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करूँ जो हमें N2 में देखने को मिलता है, ठीक है, उसकी वो होती है 946 किलो जूल पर मोल। कितनी होती है, 946। तो क्लियरली आप देख सकते हो, मैंने आगे आपको बोला था कि जितनी बॉन्ड जो जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतने ही तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर, समझ में आया इतना, ओके। तो नोट करो। अब जो बॉन्ड एंथैल्पी मैंने आपको बताई वो होमो न्यूक्लियस एटम के लिए थी, मतलब H2, Cl2, N2, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस हो तो हमें एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। जैसे कि मान लो कि H2O है तो H2O में ये जो है वो ऐसा कुछ होगा, तो ये पहला बॉन्ड टूटेगा, फिर बाद में ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो H2O, तो यहाँ पे क्या होगा, H2O को तोड़ने के लिए पहले हमको डेल्टा H1 एंथैल्पी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, OH बाकी रहेगा और एक H निकल जाएगा, ठीक है। वापस से हमको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा H2 देना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा कि ऑक्सीजन और ये टोटली मतलब कि ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो दो हमें एंथैल्पी देनी पड़ेगी, तो इसकी ओवरऑल क्या होगी, तो हमें एवरेज लेनी पड़ेगी ना, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि अगर इसकी डेल्टा H1 जो है वो देनी पड़ेगी, ये इसलिए अगर मान लो 532 किलो जूल पर मोल है, कितनी है, 532 किलो जूल पर मोल। अच्छा 502 होगी, सॉरी, किसी बुक्सों में 532 या 502, और ये जो है वो अराउंड 427 किलो जूल पर मोल होगी। तो ओवरऑल अगर ओवरऑल H2O में से हमें H और H2 और O करना है तो इसकी क्या होगी, तो इसके लिए एवरेज बॉन्ड एनर्जी लेनी पड़ेगी या एंथैल्पी लेनी पड़ेगी, विच इज डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 बाई 2, विच इज 502 प्लस 427 बाई 2, कितना होगा 464.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। 5 हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, देख लेता हूँ, हाँ ठीक है, चलो 464 ये एवरेज हो गई, ठीक है। तो हेटेरो न्यूक्लियस एटम होंगे तो ऐसे एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी लेनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मान लो कि मीथेन है तो मीथेन का 4 बॉन्ड होता है यहाँ पे, ऐसा 4, तो एक एक जैसे जैसे तोड़ते जाओगे आप, पहले आपने मान लो कि मीथेन में से पहला बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है,
ऐसा मीथेन होता है CH4। तो पहले तोड़ा तो CH3 बन गया, एक H निकल गया, वापस से तोड़ा, ये डेल्टा H1, ये डेल्टा H2, ठीक है। तो वापस से क्या हो गया, एक तोड़ा तो CH2 बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ये यहाँ पे निकल गया, वापस से ये क्या हो जाएगा, डेल्टा H3 देंगे तो अभी 3 हो जाएंगे, CH और एक H निकल गया, वापस से डेल्टा H4 देंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएंगे और ये भी H निकल जाएगा, ठीक है। तो एवरेज, इसकी जो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 बाय 4, ठीक है, क्लियर। तो हेट्रो न्यूक्लियस एटम का जो मॉलिक्यूल होगा, हेट्रो न्यूक्लियस मॉलिक्यूल, उसके केसेस में हमको एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये नोट करो। अब जो लास्ट पैरामीटर है उसे अब क्या बोलना, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट इज इट इज बेस्ड ऑन कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड पे बेस्ड है। इट इज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं वही क्या बोला जाएगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर बोला जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि H2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा क्योंकि एक बॉन्ड है। O2 के अंदर जो है वो बॉन्ड 2 है तो बॉन्ड ऑर्डर उसका क्या होगा, 2। नाइट्रोजन के अंदर N2 के अंदर कितना बॉन्ड है, 3 है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। बट दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर शुड बी 1 2 3 4 5 हो सकता है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो इन 1/2 3/2 5/2 एक्सेट्रा हो सकता है, मतलब कि फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ये हम मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी में पढ़ेंगे, कैसी स्पीशीज के लिए, आयनिक स्पीशीज के लिए, जैसे कि O2 2-, ठीक है, F2-1, सभी के लिए ये फ्रैक्शन बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में घपला होगा तो फिर ये हो सकता है, ठीक है। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो बॉन्ड ऑर्डर बोला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बॉन्ड पैरामीटर्स हमने जो टॉपिक था वो इस वीडियो में ख़त्म कर दिया, ठीक है। आप देखोगे तो सिलेबस रिड्यूस तो हुआ है, लेकिन ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो थियरी निकाली नहीं गई है, क्योंकि ज़रूरत है इस चैप्टर की, क्योंकि जब आप 12th में जाओगे तो यही चैप्टर जो है आपको बहुत ही काम आएगा। फंडामेंटल चीज़ है ये पूरा जो चैप्टर है वो पूरी फंडामेंटल चीज़ है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ना, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना।